देखो, सबसे पहला टॉपिक कौन सा? मोमेंटम। मोमेंटम की संवेग बराबर होता क्या है? तो किसी ऑब्जेक्ट का मास और उसका वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मास का किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम कौन सा क्वांटिटी है? तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब सदिश। सदिश है तो इसको क्या क्या चाहिए? इसको दिशा, डायरेक्शन और परिणाम दोनों चाहिए। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत इसमें? कंजर्वेशन से क्या मतलब है? कंजर्वेशन से मतलब है कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, मतलब नो चेंज। कंजर्वेशन करने का मतलब, संरक्षण करने का मतलब नो चेंज, मतलब पहले जितना मोमेंटम है उतना ही मोमेंटम बाद में भी रहना चाहिए। इसी को कहते हैं संवेग संरक्षण। कोई दिक्कत है? अब जैसे सपोज कीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, उस स्ट्रेट लाइन पाथ पे एक बॉल है जिसका नाम डाल लेते हैं ए, और एक दूसरा बॉल है जिसका नाम डाल देते हैं बी। ये कोई एक पार्टिकल्स है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट, इसका मास है मान लेते हैं m1, इसका मास है m2। बाद में इजी करने के लिए भी कह सकते देते हैं कि इन दोनों का मास क्या था? सेम था। थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा समझने में, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दोनों सेम। इस पे फोर्स लगाया गया, दोनों को फोर्स लगाया गया, फोर्स लगा तो दोनों मोशन करना शुरू किया। इनिशियली ये मोशन कर रहा है u1 वेलोसिटी से, ये मोशन कर रहा है u2 से। कब? तो टाइम t1 पे, जब टाइम t1 था अपना स्टार्टिंग टाइम, इनिशियली t0। कुछ टाइम के बाद, सम टाइम के बाद, जब t2 टाइम पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v। इसका भी वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v। तो u1 था तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा v1, u2 है तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा v2। इसमें कोई दिक्कत होने के बाद पता चल, क्योंकि ये मान लेते हैं ये इस पे ज़्यादा फोर्स लगाया गया, ये दोनों क्या किया? एक जाके दूसरे से क्या करेगा? दूसरे से आके टकराएगा। ऐसे ठीक मान लीजिए एक इसको ये रखे, एक पार्टिकल ये है, अभी तो रेस्ट में है, इसको हम इस पर फोर्स दिए तो ये टकराया। टकराने के बाद अभी ये दोनों साथ ही मोशन कर रहा है। इसी को बाद में कहते हैं हम लोग, अगर साथ साथ ही मोशन करें तो कहलाएगा इलास्टिक कॉलिजन। जब टकराता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉलिजन। कोलाइड अगर टकराने के बाद दोनों साथ साथ चला जाए तो ये कहलाता है इलास्टिक कॉलिजन। लेकिन हम ऐसा केस नहीं मानते, ये मान के ये चल रहे कि टकराने के बाद, अभी तो दोनों का भी टकराया तो दोनों एक ही साथ एक ही मोशन से जाएगा। टकराने के बाद ये एक का वेलोसिटी क्या हो गया? एक का वेलोसिटी हो गया v1 और दूसरे का वेलोसिटी हो गया v2। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? पक्का? चलो, तो इनिशियल मतलब प्रारंभिक मोमेंटम कितना था? ए का, इनिशियल ए का मोमेंटम को संवेग को p से दिखाते हैं, तो p वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेक्टर का साइन देंगे। ये क्या हो जाएगा? m1 u1। अभी तक ये कॉलिजन नहीं हुआ है। फिर b का कितना होगा? b का मोमेंटम हो जाएगा p, इसको p1 कह देते हैं, इसको p2, m2 u2। कोई दिक्कत है? जब ये कॉलिजन होगा तब तो दोनों का साथ ही हो जाएगा। कॉलिजन के बाद मतलब टी टाइम, आफ्टर टी टाइम, ये था आपका कब हुआ? t0 पे, और ये t2, जब टी टाइम के बाद इसका p इनिशियल कितना हो जाएगा? m1 v1। ये कितना हो जाएगा? m2 v2। इसमें कोई दिक्कत है? अब है कि 4 सेकेंड, अब हमको चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? इस दोनों का चेंज इन मोमेंटम, इन दोनों का भी चेंज इन मोमेंटम, तो इसका मोमेंटम में चेंज कितना आया? तो ये हो जाएगा dp1, हम बोलेंगे m1 v1 माइनस m1 u1।
इसके मोमेंटम में चेंज क्या होगा, m2 v2 माइनस m2 u2। इसमें कोई दिक्कत? नाउ थोड़ा सा इसको होल्ड करो ना। अब आपको न्यूटन के सेकेंड नियम से क्या बोला ना, तब फोर्स अप्लाई उसी से होगा कि फ्रॉम किसके नियम से, सेकेंड लॉ। क्या कहता है कि रेट मोमेंटम के रेट में चेंज, तो रेट में चेंज लाने के लिए क्या करोगे, मोमेंटम बट्टा टाइम। तो टाइम से डिवाइड किया तो ये पहले का हो गया, तो m1 v1 माइनस u1 इनिशियली t2 माइनस t1। फिर इसके मोमेंटम में चेंज, इसके मोमेंटम में वही लिखाएगा m2 v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t। इसमें कोई दिक्कत? पक्का? चलो अब क्या कहा, न्यूटन के फ्रॉम थर्ड, अभी तक सेकेंड नियम से था, फ्रॉम थर्ड लॉ से, थर्ड लॉ ऑफ कौन सा, किसके थर्ड लॉ से, न्यूटन्स की। पर क्या होता है, जितना ए बी पे फोर्स लगाता है उतना ही बी ए पे फोर्स लगाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। हाँ, लेकिन एक दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ए इधर फोर्स लगाया तो बी इस पे इधर फोर्स लगाएगा, एक दूसरे के अपोजिट में। तो हम अगर ए को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लें तो इसका डायरेक्शन उसका अपोजिट हो जाएगा, तो माइनस dp2 बट्टा dt। अब यहाँ से देखो तो ये कितना था, m1 v1 माइनस बट्टा में t2 माइनस, इनिशियली माइनस पहले से ही m2 v2 माइनस u2 बाय t2 माइनस। ये घटना एक ही समय में हो रहा है ना, अलग अलग समय में तो नहीं हो रहा। अब लेट अगर ऐसा मान लिया जाए कि दोनों का टाइम ड्यूरेशन भी क्या था, सेम था, तो आपको पता है तो इनिशियली ये तो जीरो टाइम है, इनिशियली स्टार्ट जीरो था, ये भी ज़ीरो है। तो हम बोल सकते हैं m1 v1 माइनस u1 बट्टा में और माइनस m2 v2 माइनस u2 बट्टा में। कोई दिक्कत? अब लेट ये मानते हुए कि दोनों का टाइम सेम है और आपको ये पता है कि a बराबर क्या होता है, v माइनस u बाय t। इट मीन्स कि ये एक्सलेशन है, ये भी, ये a का एक्सलेशन हो गया, ये b का। तो हुआ ना, दोनों फोर्स क्या हो गया, मान लेते हैं ये ma1 इक्वल टू माइनस ऑफ m2 a2। यही तो क्या कहलाता है, न्यूटन का थर्ड लॉ। तो न्यूटन का थर्ड लॉ प्रूफ से क्या पता चला, फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है लेकिन क्वांटिटी एक दूसरे के बराबर है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अब हमको लेकिन चेक करना था कि हमेशा मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जब मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा तो हम ये कह सकते हैं चूँकि टाइम दोनों का सेम है तो टाइम कैंसिल। तो m1 v1 माइनस u1 माइनस m2 v2 माइनस u2। तो m1 v1 माइनस m1 u1 m2 v2 प्लस माइनस माइनस प्लस m2 u2। इसको इस साइड लेके आ जाओ तो m1 v1 प्लस m2 v2 m1 u1 प्लस m2 u2। ये क्या था, ये बाद का है, आफ्टर। ये पहले का इनिशियल। तो पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम एक दूसरे का क्या हो गया, इसी को तो कहा जाता है संरक्षण या कंजर्वेशन। कोई भी चेंज क्या हुआ, नहीं आया। समझ में आ गया?
पहले जितना मोमेंटम रहेगा बाद में भी उतना ही मोमेंटम रहता है। ये किस लॉ से प्रूफ हुआ? न्यूटन के थर्ड लॉ। एप्लीकेशन लेकिन किसका यूज़ हुआ? सेकंड लॉ का। कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, पक्का।